हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्वालामुखी पे चर्चा करेंगे, तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। ज्वालामुखी, वॉल्केनो। देखिए, ज्वालामुखी एक छिद्र या दरार से निकले हुए पदार्थ जिसमें लावा, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि गैसें निकलती हैं और वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से आंतरिक या बाह्य रूप में बाहर आती हैं। कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के अंदर ही लावा निकलता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है, मतलब पृथ्वी के बाहर नहीं आता है। जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे लावा पर्याप्त मात्रा में है। अब लावा छिद्र जिधर पाया निकलना शुरू किया, इधर गया या ऐसे आ करके गुंबदाकार हो गया, आकर के तस्तरी नुमा हो गया, डाइक की भांति हो गया, या यहीं पे आकर के ठंडा हो गया और यहाँ पे ठंडा हो गया। तो मतलब कि जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये पदार्थ यानी लावा ठंडा हो करके यानी मैग्मा ठंडा हो जाता है, तब वह आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है और ये आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर भी होते हैं और पृथ्वी के बाहर भी होते हैं, मतलब आंतरिक भाग में भी होते हैं और बाह्य भाग में भी होते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी ठंडा हुआ, इसमें बैथोलिक, लोपोलिथ, लोकोलिथ, डाइक इत्यादि आकृतियां बनती हैं। लेकिन यही जब पृथ्वी के बाहर आती हैं, पृथ्वी के बाहर मान लीजिए यही यहाँ से आया और इसके धीरे धीरे आते आते यहाँ पे एक आकृति था और इतना फोर्स था लावा में कि इसको तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो इसे बोला जाता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, ये ज्वाला है, इसके अंदर जो लावा है इसे ज्वाला कहते हैं और इसके मुख पे विस्फोट होता है, इसलिए इसको मुखी कहते हैं। तो दोनों मिला करके हुआ ज्वालामुखी विस्फोट। अब जब ये विस्फोट होगा तब क्या क्या निकलेगा? विस्फोट होने के बाद में सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। विस्फोट होने के बाद जलवाष्प लगभग 60 से लेकर 90% तक होता है। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है प्रश्न कि ज्वालामुखी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है विस्फोट होने के बाद, तो जलवाष्प निकलता है। उसके बाद में अन्य पदार्थों में क्या क्या आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन, हीलियम, अन्य पदार्थ आते हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ये पदार्थ तो निकलेंगे, लेकिन और क्या क्या हो सकता है? तो इससे आकृतियां, बाह्य आकृतियां बनने लगती हैं। आकृतियां बनने लगती हैं। वो आकृतियां किस तरह की बनती हैं? जैसे शंकुआकार पर्वत, शंकुआकार
पर्वत बनते हैं। यानी शंकु के आकार के पर्वत का निर्माण कैसे होता है? अब शंकु क्या होता है? कई बार आप लोग देखते हैं बर्थडे पार्टी में जो बच्चे होते हैं तो उनके सर पे एक टोपी लगाई जाती है, ऐसे ऐसे करके वो टोपी को पहने होते हैं और हैप्पी वाला बर्थडे मना रहे होते हैं। तो जब ज्वालामुखी जो है फूटता है तो ऐसे इधर से मान लिया गया, अब ये दिस रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ऐसे आते आते एक बार क्या होता है कि ये पर्वत का आकार ले लेता है, तो इसे ही शंकु आकार पर्वत कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जहाँ भी कहीं आपको शंकु आकार पर्वत लिखा हो मिले, आप समझ जाइएगा कि ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। अच्छा, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ज्वालामुखी का आधार क्या होता है बनने का, निकलने का क्या होता है? छिद्र होते हैं, जैसे मिलान होता है। ये आप देखेंगे ये आपका एशिया हो गया, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपका हो गया न्यूजीलैंड। यहीं पे फिजी उजी है, ऐसे पूरा गोला बन गया। यानी ये जो पार्ट बना ये हुआ प्रशांत महासागर। अब इस प्रशांत महासागर के ये जो पार्ट हैं, ये महासागरीय जो है पेटी हो गया आपका, और ये महाद्वीपीय पेटी हो गया। महाद्वीपीय पेटी ऐसे आ रही है, महासागरीय पेटी फिर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है। यानी कि ये जो पेटियां हैं, इस पेटी के बीच में यहाँ पे मिलान हो रहा है। किसका मिलान हो रहा है? ये मिलान हो रहा है महाद्वीपीय और महासागरीय का। तो यहाँ पे जोड़ हो जा रहा है, जैसे ये और ये, तो ये जोड़ हो गया। अब लावा जब नीचे उबाल मारेगा तो फोर्स करेगा ऊपर की ओर, और जब ऊपर की ओर फोर्स करेगा तो इधर सब कहीं ज्वालामुखी बाहर निकलेगा। तो इसीलिए एक गोलाकार के रूप में है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। यानी जो रिंग ऑफ फायर नाम प्रशांत महासागर में दिया गया है, यहाँ पे पूरे विश्व में जितने ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उसके 2/3 केवल प्रशांत महासागर के इसी बेल्ट में होते हैं। अब जब इस बेल्ट में 2/3 होते हैं तो बाकी और मध्य में होते होंगे, तो एक बेल्ट तो आप ये याद रखिएगा। देखिए, और बाकी भी मैं आपको बताऊंगा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वनडे एग्जाम के लिए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आपके पीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस, उसके सब के लिए आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा जो बच्चे एग्जाम उसको देने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बेल्ट तो आपका ये हो गया, और दूसरा बेल्ट आपका होगा मिडिल का। ये आपका यूरोप है, और ये है आपका अब देखिए कि ये हो गया आपका यूरेशिया, और ये हो गया आपका भारतीय महाद्वीपीय प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। एक प्लेट हो गया यूरेशियाई प्लेट, ये हो गया अफ्रीका प्लेट, मेडागास्कर,
ये हो गया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यानी ये भारतीय उपमहाद्वीप और यहाँ आकर के जब यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा तो हो गया। जब भारत यहाँ पे था, यहाँ से जा रहा था उत्तर की ओर यूरेशियाई प्लेट से मिलने, तो ये जो आपका भूमध्य सागर दिख रहा है ये टेथिस सागर का पार्ट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ये जो बेल्ट है ये हुआ करता था टेथिस सागर। अब टेथिस सागर जब भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ गया और यूरेशियाई प्लेट आया, ये यूरेशियाई प्लेट आया और भारतीय प्लेट गए, तो जब दोनों जुड़ गए तो ये इसके नीचे गए ऊपर, तो यहाँ पे होने लगा हिमालय का निर्माण। अब जब हिमालय का निर्माण हुआ तो जहाँ तक दोनों जुड़ पाए जुड़ गए, इसके कुछ भाग ऐसे बचा रह गया। ये वही भाग है जो वर्तमान में आपको भूमध्य सागर के रूप में दिखता है। ये टेथिस सागर का ही भाग है भूमध्य सागर जो बचा हुआ है। यानी एक जोड़ आपको यहाँ भी मिलेगा जो हिमालय से लेकर के और जो है यहाँ तक आपके ऑस्ट्रेलिया तक मिलेगा। तो इस जोड़ में भी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ध्यान रहे, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बेल्ट तो ये हो गया, और दूसरा बेल्ट आपको दिखेगा अटलांटिक महासागर के कटक में। जैसे मैंने भी बताया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका में, और ये हो गया आपका फाकलैंड। यानी ये आकार की जो ये काटी है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, बीच में जगह बनता जा रहा है। जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं प्रशांत महासागर का आकार छोटा होता जा रहा है और अटलांटिक महासागर का आकार बढ़ता जा रहा है। इस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। और यहीं पे जब ये स्थान बन रहा है तो यहाँ पे कटक बन रहे हैं। कटक, ये कटक क्या हैं? ये भी लावा ऊपर निकल रहे हैं। यहाँ भी धीरे धीरे जो द्वीप बन रहे हैं, यहाँ द्वीप दिखने लगे हैं छोटे छोटे, तो ये कटक की भांति बनने लगे हैं। तो एक बेल्ट ये है। तो ये तीन प्रमुख बेल्ट हैं, जिनमें मैंने सबसे पहले जो बताया था प्रशांत महासागर वाला बेल्ट, रिंग ऑफ फायर, वो ज्वालामुखी के लिए सर्वाधिक जो है विनाशकारी रूप में सशक्त, सक्रिय, सब प्रकार के ज्वालामुखी वहाँ पाया जाता है। पूरे विश्व का 2/3 ज्वालामुखी आपको रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा, आपको रिंग ऑफ फायर में देखने को मिल जाएगा। अब ये देखना है कि ज्वालामुखी होते कितने प्रकार से हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकार जो है ज्वालामुखी ही होता है, लेकिन उसे हम 3 प्रकार या 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। 3 श्रेणियों में हम बांट देते हैं। ऐसा क्यों बात करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि पहली श्रेणी तो सक्रिय ज्वालामुखी की होगी। अब सक्रिय ज्वालामुखी जो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बराबर इसमें आपको उद्गार देखने को मिलेंगे। ज्वालामुखी उद्गार जो है ये आपको हमेशा देखने को मिलेंगे ही। कभी धुआं निकलता मिलेगा, कभी जलवाष्प निकलता मिलेगा, कभी कुछ और पदार्थ निकलते मिलेंगे, कभी लावा मैग्मा बनकर बाहर निकलता मिलेगा, लेकिन बराबर कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी ज्वालामुखी में होती रहेंगी। और यही वजह है कि ऐसी ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रकार है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये हुआ कि इसमें उद्गार कभी कभी होता है,
कभी कभी होगा, और जब कभी कभी इसमें उद्गार होगा तो इसमें यह नहीं पता होता है कि कब होगा, लेकिन होगा। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। शांत का मतलब है कि इसमें कभी उद्गार होता रहा बराबर, अब नहीं होता है, और आगे भी होने की संभावना नहीं है। आगे भी ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो ये 3 श्रेणियों में इसी भांति बांटा गया है। तो जो शांत ज्वालामुखी है, यहाँ पे कभी ज्वालामुखी आता था, अब आने की संभावना नहीं है, तो इसके आसपास हम लोग बस सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें भी शंका रहता है, लोग किनारे रहते हैं कि बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन इसके आसपास कोई बसता नहीं है। सक्रिय में बसने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। तो इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी को देख लेते हैं, इनकी क्या फितरत है, क्या विशेषताएं हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, चट्टान, लावा आदि हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, और जब बराबर निकलते रहेंगे तो उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल करते हैं। विश्व में वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या आंकी गई है वो लगभग 500 से अधिक है। लगभग 500 से अधिक है, तो प्रमुख भी कुछ होंगे। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो है अंडमान निकोबार द्वीप में, समझनी बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप में इसे बैरन ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, एक पाए जाते हैं। तो अन्य सक्रिय ज्वालामुखी प्रमुख कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। अन्य प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी को देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं उसमें सबसे लगभग 500 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी हैं विश्व में, जिनमें से ये प्रमुख हैं जो इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला है कियालू। कियालू ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में पड़ता है, और हवाई द्वीप कहाँ पे पड़ता है? हवाई द्वीप यूएसए का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है, और प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रशांत महासागर में पड़ता है, तो क्या नाम है? कियालू। उसके बाद में है लांगिला और बगाना। लांगिला और बगाना ये पापुआ न्यू गिनी में पड़ता है। पापुआ न्यू गिनी भी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जो रिंग ऑफ फायर मैंने बताया था, तो ये उसी के बेल्ट में पड़ता है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी भी पड़ता है प्रशांत महासागर में। और अगला है समेरू, मेरापी। मेरापी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें हमेशा निकलता रहता कुछ ना कुछ। और दुकोनो, ये तीनों आपको इंडोनेशिया में पाए जाएंगे, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। यानी समेरू भी, मेरापी और दुकोनो, तो ये आपके हो गए इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के बगल में एक द्वीपीय देश है वानुआतू, एक यासुर। यासुर ज्वालामुखी ये आपको मिलेगा तान्ना द्वीप में। और तान्ना द्वीप किस देश का भाग है? तो वानुआतू का भाग है, और ये भी प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में ये भी पाया जाता है। यानी यासुर भी तान्ना द्वीप वानुआतू देश में पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कियालू हवाई द्वीप में,
लांगीला वागाना पापुआ नई गिनी में, समेरू मेरापी दुकोनो इंडोनेशिया में, यासुर वानुआतू में, और माउंट एटना और स्ट्राम्बेली। माउंट एटना और स्ट्राम्बेली ये दोनों इटली देश में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग द्वीप में पाए जाते हैं। माउंट एटना जो है ये सिसिली द्वीप में पाया जाता है, ऐसे है इटली। और इटली के अगर इधर भूमध्य सागर में एक द्वीप है सिसिली, कहाँ पे है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप है, और इसी सिसिली द्वीप पर माउंट एटना पाया जाता है। माउंट एटना एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, जहाँ पे विस्फोट होता रहता है। तो माउंट एटना आपका सिसिली द्वीप में हो गया, और स्ट्राम्बेली ये लिपारी द्वीप पर है, ये भी इसके बगल में ही है, तो लिपारी द्वीप पे है। और स्ट्राम्बेली को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसे इटली का प्रकाश पुंज कहा जाता है स्ट्राम्बेली को, क्योंकि यहाँ पे उद्गार हमेशा होता रहता है और ज्वाला मतलब आग धधकता रहता है, इससे प्रकाश उत्पादित होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। यानी स्ट्राम्बेली को इटली का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कोटापैक्सी ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो यहाँ पे एक देश इक्वेडोर है, तो यहाँ पाया था कोटापैक्सी। तो प्रश्न आता है सर्वाधिक ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताएं। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई पे सक्रिय ज्वालामुखी की बात है तो ये कोटापैक्सी ही आता है, और कोटापैक्सी आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ पाया जाता है इक्वेडोर में कोटापैक्सी। बैरन द्वीप जो है भारत का पार्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में, और अंडमान द्वीप समूह के अंडमान निकोबार में ही बैरन द्वीप पाया जाता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत के पार्ट में आता है। अगला है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो ये जो है अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। देखिए ये चिली है, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। ये एक पतली पट्टी आ गई है ये चिली की, और ये है अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है। और इसी के बॉर्डर पे, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी ये पाया जाता है। और अगला है माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये किसी वासी महाद्वीप में ना होकर के जो दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका, उसमें एक है रास द्वीप, और उस रास द्वीप उस पे माउंट एरेबस पाया जाता है। तो ये आपके रहे प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम ये देख लेते हैं कि सुषुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट में तो उद्गार नहीं हुआ है, परंतु आगे होने की संभावना है। वर्तमान में काफ़ी दिनों से उद्गार हुआ नहीं है, लेकिन आगे होगा इसकी संभावना बनी रहती है। इसे कहते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रमुख कुछ ऐसे सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा
जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का क्राकोटाओ ज्वालामुखी और भारत के अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप में नारकोंडम ज्वालामुखी। यानी कि ये जो प्रमुख 4 हैं ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के वैश्विक रूप से उदाहरण हैं। नंबर 3 है शांत ज्वालामुखी। जो 3 श्रेणियां मैंने बताई थी उन श्रेणियों में सक्रिय हो गया और प्रसुप्त हो गया, और शांत में कौन कौन से हैं प्रमुख उसे देख लेते हैं। शांत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ कि जब से इतिहास लिखने का और पढ़ने का दोनों ज्ञान हुआ उसके बाद से इस पे उद्गार नहीं हुआ, तो ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के रूप में ईरान का देवबंद ज्वालामुखी, पाकिस्तान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी। ये वही मध्य पेटी है, ये वही मध्य पेटी है जो यूरेशिया को इंडो ऑस्ट्रेलियाई से टकराया था, तो ये वही जो दरार बीच वाला है उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान का कोह सुल्तान, म्यांमार का माउंट पोपा, म्यांमार का माउंट पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो। तंजानिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया, यहाँ पे तंजानिया है, ये तंजानिया में किलिमंजारो है। इक्वेडोर में, इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इक्वेडोर में जहाँ पे कोटापैक्सी था, अभी आपने एक ज्वालामुखी सक्रिय पढ़ा था कोटापैक्सी। कोटापैक्सी आपने एक ज्वालामुखी सक्रिय कोटापैक्सी पढ़ा था, वहीं पे एक और ज्वालामुखी है चिम्बाराजो। तो चिम्बाराजो ज्वालामुखी ये शांत ज्वालामुखी है और कोटापैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेडोर में। दोनों इक्वेडोर में पाए जाते हैं। और वहीं पे एक ये जो पर्वत श्रेणी है दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला, वहाँ पे एक पाया जाता है एकांकागुआ। एकांकागुआ ये जो है शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। तो देवबंद, कोह सुल्तान, माउंट पोपा, किलिमंजारो, चिम्बाराजो और एकांकागुआ ये शांत ज्वालामुखी हैं। वेसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकोटो, नारकोंडम ये आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। दोस्तों, महाद्वीपों की सर्वोच्च जो ज्वालामुखी चोटियां हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। जिसे सर्वोच्च चोटी का नाम, किस महाद्वीप में है उसका नाम, किस पर्वत श्रेणी में है उसका नाम, और किस देश में पड़ता है उसका नाम। तो पहला है ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में और एंडीज पर्वतमाला श्रेणी में चिली और अर्जेंटीना देश के बीच में पड़ता है। यानी ओजेस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी चोटी है वो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और चिली अर्जेंटीना के देश के मध्य में एंडीज पर्वतमाला के श्रेणी में है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, और किलिमंजारो पर्वत श्रेणी में है, तंजानिया देश में है। नंबर 3 पे है अल्ब्रस। अल्ब्रस जो चोटी है ये यूरोप की सबसे बड़ी चोटी है, काकेसस पर्वत श्रेणी का भाग है और ये रूस में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है, ज्वालामुखी चोटी है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे नहीं कि सर उसमें तो मैंने ऐसा पढ़ा था, ये ज्वालामुखी चोटी है पिको डे ओरिजाबा। पिको डे ओरिजाबा
उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी चोटी है और यह ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट में पाया जाता है, मैक्सिको देश के अंदर। एशिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी चोटी देवबंद है। ध्यान रहे, एशिया में और विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी चोटी नहीं है, ज्वालामुखी चोटी नहीं है। तो ज्वालामुखी चोटी जो है वो एशिया का है देवबंद। तो जो मैं ये बता रहा हूँ ये ज्वालामुखी है, तो इसे माउंट एवरेस्ट को मत समझिएगा। माउंट एवरेस्ट तो ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी है, ये पर्वतीय चोटी है, लेकिन ज्वालामुखी चोटी जो है ये एशिया का देवबंद है। तो देवबंद एशिया का ज्वालामुखी चोटी है और एलबुर्ज पर्वत श्रेणी पे पाया जाता है, ईरान देश में पाया जाता है। माउंट गिलुबे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है और सदर्न उच्च भूमि में पापुआ न्यू गिनी में। अब यहाँ पे ऐसा मत कहिएगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया देश में ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया देश में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसमें 22 देश आते हैं और 22 देश में एक है पापुआ न्यू गिनी और पापुआ न्यू गिनी में माउंट गिलुबे है। तो सदर्न उच्च भूमि पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया देश में नहीं। और अंतिम है माउंट सिंडले, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, एग्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी में पाया जाता है, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी श्रेणी में माउंट सिंडले ज्वालामुखी सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी पाया जाता है। तो ये आपके रहे ज्वालामुखी से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ। मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।